नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। जो हमारे आज के विषय हैं वो क्या रहेंगे, आइए ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे जायद फसलों में खरपतवार प्रबंधन की, किस तरीके से नियंत्रण करें, और बात करेंगे प्राकृतिक खेती की। तो आज के विषय आपने जान लिए हैं। इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर हैं 1800-11-3060, साथ ही 1800-11-3061। इन दोनों नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शर्मा जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं खरपतवार अनुभाग सस्य विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर शर्मा। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर पंकज कुमार सिन्हा जी। आप वैज्ञानिक हैं कृषि प्रसार के गोरैया कर्मा झारखंड से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर सिन्हा। धन्यवाद। तो जैसा हमने आपको बताया कि आज के जो विषय है वो बेहद ही महत्वपूर्ण, हमारी जो जायद की फसलें हैं उसमें किस तरीके से खरपतवार का जो नियंत्रण है वो आप कर सकेंगे, क्योंकि प्रबंधन की बात कही जाती है। और सबसे पहले यहाँ डॉक्टर शर्मा आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब खरपतवार की हम बात करते हैं तो माना जाता है किसानों की एक बड़ी लागत जो है वो खरपतवार पर नियंत्रण करने में चली जाती है। ऐसे में कितना ज़रूरी कि इनका नियंत्रण किया जाए और उसके बाद किस तरह का लाभ जो है हमारे किसान ले पाते हैं? देखिए मुकुल जी, बहुत आपने अच्छा एक प्रश्न किया है। खरपतवार जैसे हम फसल में खाद देते हैं, पानी देते हैं, तो उनको फसल के लिए देते हैं, लेकिन उनके साथ फसल के साथ खरपतवार जो उग जाते हैं वो उनका काफ़ी भाग जो है वो ले लेते हैं, जिससे हमारी फसल को जो खाद पानी मिलना चाहिए नहीं मिलता है, और जो हमारी पैदावार जो मिलनी चाहिए वो उनको किसान को नहीं मिलती है। तो खरपतवार नियंत्रण करने के लिए किसान को चाहिए कि समय से और उचित तरीके से और उचित माध्यम से खरपतवार नियंत्रण आवश्यक है जी। उसके लिए जैसे अब जायद की फसलें हैं, इस समय खेतों में जो है काफ़ी सब्जी वाली फसलें हैं, बेल की फसल है, और कई किसान भाइयों ने मूंग भी लगा रखी है, तो उसमें खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए किसान को जो है एक अवस्था में अगर वो खरपतवार नियंत्रण करें, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में क्रांतिक अवस्था बोलते हैं जी, उस समय खरपतवार नियंत्रण करने से किसान को बहुत ही फायदा होगा। चलिए बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आप नियंत्रण इस पर कर सकते हैं, कैसे करना होगा, कौन कौन से खरपतवार आते हैं आमतौर पर इन फसलों में, ये सारी जानकारी आपको हम विस्तार से देंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। रबी और खरीफ के बीच बोई जाने वाली फसलों को जायद फसलें कहते हैं। जायद की सब्जी फसलों में प्रमुख रूप से टिंडा, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरी, भिंडी और अरबी शामिल हैं। वहीं मूंग और उड़द जायद की प्रमुख दलहनी फसलें हैं। इन फसलों में अक्सर खरपतवार की समस्या हो जाती है। ऐसे में फसल की देखरेख करें। भिंडी की बात करें तो इसमें बुआई के 30 से 60 दिनों के दौरान कुल 2 से 3 निराई गुड़ाई काफी होती है। जहां पर खरपतवारों की ज्यादा समस्या हो वहां खरपतवार नाशी फ्लूक्लोरालिन 1.5 से 2 लीटर का 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई से पहले छिड़काव करें। ये घोल 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेगा। वहीं अगर मूंग की बात करें तो इसमें खरपतवार बुआई के 25 से 30 दिन तक फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर खेत में खरपतवार ज्यादा है तो बुआई के 20 से 25 दिन के बाद निराई कर दें। दूसरी निराई बुआई के 45 दिन के बाद करें। जिन खेतों में खरपतवार की काफी ज्यादा समस्या हो वहां खरपतवार नाशक रसायन का छिड़काव करने से खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। खरपतवार नाशक दवाओं के छिड़काव के लिए हमेशा फ्लैट फैन नोजल का ही इस्तेमाल करें। वहीं जायद उड़द में खरपतवार नियंत्रण के लिए खेत तैयार करते समय बोने से पहले पेंडिमेथालिन की 3 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। लेकिन ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो जायद की जो फसलें हैं उसमें किस तरीके से खरपतवारों की समस्या हो सकती है, इस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी, और उसका नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं इस बारे में आगे हम बात करेंगे। अब आइए रुक कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्टर पंकज जी का भी। डॉक्टर पंकज, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से लगातार हम देख पा रहे हैं कृषि क्षेत्र में अलग अलग समस्याएँ जो आ रही हैं, और जैसे आज एक प्रमुख समस्या खरपतवार के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, क्या जो प्राकृतिक खेती है इन तमाम समस्याओं के समाधान के तौर पर हम देख सकते हैं?
अभी इस करेंट वर्तमान समय में कहें तो ये डायरेक्टली खरपतवार नियंत्रण में प्राकृतिक खेती का उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हम प्राकृतिक खेती, ये कोई बटन नहीं है जिसको आज हम स्विच ऑन कर दिए और आज से हम डायरेक्टली प्राकृतिक खेती की तरफ चले जा सकते हैं। इसको एक पीढ़ी दर पीढ़ी और साल दर साल, कम से कम 3 साल का समय लगता है और इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वर्ग होते हैं, उसको अपनाना पड़ता है, तभी किसान एक समुचित रूप से इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड बीड मैनेजमेंट भी कर सकता है। प्राकृतिक खेती, जो कि जहां तक हमारे किसानों की आजकल सबसे ज्यादा समस्या होती है कि लागत बढ़ती जा रही है और उसके तुलना में आय जो है किसानों का वो घटता जा रहा है। तो प्राकृतिक खेती हमेशा ये कहता है कि एक इंटीग्रेटेड, एकीकृत खेती है जिसमें बहुत सारे विभाग को, जो जैसे फसलें हैं, पशुधन है, हॉर्टिकल्चर बागवानी फसलें हैं, इनको हम इंटीग्रेट करके और इनका जो बाई प्रोडक्ट होता है एक कंपोनेंट का, या एक जैसे मान लीजिए कि फसल का जो खरपतवार चारा निकला उसको हम गाय को या जानवर को खिलाएंगे और जानवर से जो गोबर निकलता है उसको हम वापस खेत में डालेंगे, ये एक साइकिल तैयार हो जाता है। इससे किसानों की लागत भी कम होती है और किसानों की जो स्वास्थ्य का, जो मृदा का जो स्वास्थ्य है वो दिन प्रतिदिन घटने की जो समस्या आ रही है उससे भी इनको निजात हो सकता है। जहां तक मैं कार्यरत हैं, झारखंड में, अगर प्राकृतिक खेती को वो अपनाते हैं और इसके साथ ही जैसा आपने कहा कि एकदम से अचानक से हम प्राकृतिक खेती नहीं कर सकते, लेकिन शुरुआत इसकी हमारे किसानों को कैसे करनी होगी, इस संबंध में और भी जानकारी आपसे हम लेंगे डॉक्टर पंकज। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। प्राकृतिक खेती को कुदरती खेती भी कहते हैं। ये देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है। देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देसी गाय के गोबर और मूत्र की महक देसी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। इसीलिए देसी गाय को प्राकृतिक खेती का मूल आधार माना जाता है। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है। सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। पौधों को दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है और जड़ों की लंबाई बढ़ने से पौधों के तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई बढ़ जाती है और पैदावार अच्छी होती है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा का भी खास ध्यान रखा जाता है। जी हाँ, इसमें पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। सूरज से ऊर्जा मिलने के कारण पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती करने के लिए आपको बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे पैसों की भी बचत होती है। ऐसे में प्राकृतिक खेती आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो जाना आपने आखिर क्यों प्राकृतिक खेती को किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि इसके लाभ जो हैं वो बहुत सारे हैं और आज के समय में आवश्यकता है किसानों को कि वो इस दिशा में आगे भी बढ़ सकें। लेकिन कृषि क्षेत्र की जो प्रमुख समस्या हैं उसमें आज हम बात कर रहे हैं खरपतवार की भी, जो कि एक बड़ी समस्या है। और यहाँ खासतौर से डॉक्टर शर्मा अगर बात की जाए, अलग अलग श्रेणी में हम देखते हैं जो खरपतवार हैं, अलग अलग श्रेणी में उनको बांट दिया जाता है और कई सारी श्रेणियाँ जो हैं हम वो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं। तो अभी अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा खरपतवार है जो किसानों के लिए परेशानी का सबब बनता है? देखिए मुकुल जी, खरपतवार जनरली जो खेतों में होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं जी। पहले घास जाति के खरपतवार हैं, फिर चौड़ी पत्ती वाले हैं, फिर मोथा है जी। किसान भाई मोथे की समस्या से बहुत ग्रसित रहते हैं और मोथे को नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल होता है जी, क्योंकि इसकी जड़ों में खाना रहता है और वो कई साल तक स्टोर रहता है। अगर आपने ऊपर से इसको काट भी दिया खुरपी से, कसोले से, लेकिन जड़ों में इसका खाना हमेशा स्टोर रहता है, तो उस भंडारण रहता है उसका खाने का, तो उसकी वजह से जैसे उसको पानी मिलता है वो फूट जाता है जी। तो मोथे की समस्या किसान भाई इस मौसम में जो है पर्टिकुलरली मई में, जून में काफ़ी फेस करते हैं। उसके लिए किसान भाइयों को मैं, जैसे अभी प्राकृतिक खेती की बात आजकल चर्चा चल रही है,
पूसा संस्थान में एक कॉन्फ्रेंस भी चल रही है जी। काफ़ी हमारी सरकार जोर भी दे रही है। तो प्राकृतिक खेती जहाँ होती है, खरपतवार नियंत्रण करना, रसायनों का प्रयोग करना वहाँ मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं एक राय दूंगा किसान भाइयों को कि जब भी कोई फसल लगाएं उसमें कम से कम 15-20 दिन पहले से ही 1-2 बारी पानी दे करके जो खरपतवारों के बीज होते हैं उनको जमाओ और फिर उसको ट्रैक्टर से मार दो। उससे क्या होता है, खरपतवारों के बीजों का जो सीड बैंक है, जो बैंक है खरपतवारों के बीजों का आपकी मिट्टी में, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि कम से कम ये जो पद्धति अपना कर, जिसको स्टाइल सीड बेड टेक्निक कहते हैं जी, इसके अपनाने से 60 से 65% तक खरपतवारों का नियंत्रण अपने आप बिना रसायन के माध्यम से हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर शर्मा, आप कितने सहमत इस बात से कि अंधाधुंध जो रसायन का इस्तेमाल किया जा रहा है अभी भी, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये समस्या बढ़ी है? देखिए क्या होता है कि जब हम एक ही खरपतवार नाशी एक ही फसल में बार बार प्रयोग करते हैं तो उसके विरुद्ध कुछ खरपतवार अपना मुंह उठा लेते हैं जी, यानी प्रतिरोधक क्षमता उनकी आ जाती है। हाँ, प्रतिरोधकता जो है ना, रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस की समस्या उनमें आ जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, दूसरा खरपतवारनाशी खोजते हैं जी। तो इसलिए मैं किसान भाइयों को ये परामर्श दूंगा कि एक ही शाकनाशी के ऊपर वो निर्भर ना रहें। बार बार एक ही शाकनाशी, एक ही हर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे तो ये खरपतवारों की जो प्रकृति है कि प्रतिरोधिता वो उत्पन्न कर लेते हैं जी। तो मेरा ये सुझाव है कि अल्टरनेट जो हर्बिसाइड रोटेशन में, हर्बिसाइड एक हर्बिसाइड इस साल यूज़ किया, अगला हर्बिसाइड दूसरा हर्बिसाइड दूसरी क्लास ऑफ मोड का अगले साल यूज़ किया, जिससे क्या है प्रतिरोधक की समस्या किसान भाई फेस नहीं करेंगे। बिल्कुल। देखिए, जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उनमें तब तक नहीं आएगी और आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो सकेगी। साथ ही यहाँ डॉक्टर पंकज, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा और खासतौर से झारखंड जैसे राज्य की हम बात करें, वहाँ पर किस तरह के अवसर या संभावनाएं आपको नज़र आते हैं प्राकृतिक खेती के लिए? और ना सिर्फ झारखंड बल्कि देश भर की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से एक आवश्यकता किसान की? ये अभी जो किसान जो कमर्शियल फार्मिंग जो पारंपरिक खेती अभी जो कर रहे हैं, वापस उनको पुनः जो वैदिक खेती है उसी की तरफ आना है। क्योंकि अभी हमने जितनी जो हमें आत्मनिर्भरता चाहिए थी ग्रेन खाद्यान्न उत्पादन में, वो हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन इससे हमने मृदा का जो स्वास्थ्य है उसको बहुत हद तक प्रभावित किया है। तो हमें वापस मृदा को पुनर्जीवित करने के लिए हमको वापस कृषि पद्धति जो है, पारंपरिक कृषि पद्धति या वैदिक कृषि पद्धति, इसी के तरफ आना है। झारखंड जहाँ पे ज्यादातर किसान छोटे और मंझोले हैं और हर किसान के पास अपनी कम से कम 8-10 देसी गाय है, शुद्ध देसी गाय है, जिनका प्रयोग वो सिर्फ बहुत कम मात्रा में दूध के लिए करते हैं। और उनके गाय का जो गोमूत्र होता है और जो गोबर होता है वो जंगल में चरने जाने के क्रम में वो बेकार हो जाता है, वो जंगल की ही उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे परिस्थिति में झारखंड के किसान के लिए ये एक वरदान साबित हो सकता है, जिसका कि जब भी आप अगर प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, जिसका बेस है, जिसका आधार देसी गाय का गोमूत्र और देसी गाय का गोबर है, वो करना बहुत आसान होगा किसानों के लिए। और यहाँ से किसान इसको जो देसी गाय से जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे बीजामृत, जीवामृत, अग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, 10 पर्णियर्क, ये सब जो संसाधन है जिससे कि हम प्राकृतिक खेती में उत्पादकता को बरकरार रखते हैं, ये सब हम बना करके ना कि सिर्फ अपने लिए यूज कर सकते हैं, अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, इसको हम बाजार में बेच भी सकते हैं। क्योंकि मेन समस्या प्राकृतिक खेती करने में सिर्फ यही आती है कि ये बल्कि नेचर होता है, बहुत बड़ा, मतलब आप बहुत आसानी से एक हेक्टेयर के लिए 500 ml का एक छोटा सा बोतल। चलिए, डॉक्टर पंकज, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पहले सवाल इनका हम शामिल कर लेते हैं। मंदसौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार जी। हेलो हेलो, घनश्याम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर, जीवामृत कैसे बना सकते हैं? जीवामृत को कैसे बनाया जा सकता है, ये आप जानना चाह रहे हैं? हाँ जी। चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, क्या जानकारी देना चाहेंगे? हमारे दर्शक हैं घनश्याम जी, मंदसौर मध्य प्रदेश से, जानना चाह रहे हैं जीवामृत को कैसे तैयार किया जाए।
जीवामृत वो घर पर एक छोटा सा ड्राम, जो 200 लीटर का ड्राम आता है, उसमें आप लगभग 180 लीटर पानी, 10 लीटर गाय का शुद्ध देसी गाय का गोबर, मतलब देसी गाय का गोबर, और 10 लीटर गाय का गोमूत्र हम लोगों को रखना होता है, और 1.5 से 2 केजी बेसन और 1.5 से 2 केजी गुड़, ये तीनों चारों चीज का एक मिश्रण तैयार करते हैं और उसको 48 घंटे तक पानी में अच्छी तरह से मिश्रित करके, घोल करके, और इसको 48 घंटे तक फर्मेंट करने के बाद आप इसको करीब 6 महीने तक इस जो जीवामृत बनता है उसको अपने खेतों में सिंचाई के माध्यम से डाल सकते हैं, या डायरेक्ट इसका जो अगर आप कॉटन कपड़े से आप इसको छान करके और इसको स्प्रे भी कर सकते हैं पत्ती से, इससे आपको लाभ मिल सकता है। और ये एक बहुत ही घर पे बना हुआ शुद्ध, आपका शुद्ध ऑर्गेनिक, शुद्ध कार्बनिक ये उपचार है। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आप इसको अपने घर पे तैयार कर सकते हैं और इसी वजह से जो लागत है आपकी वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, बिल्कुल ना के बराबर ये हो जाती है, और साथ ही साथ आपका जो मुनाफा है उसमें भी इजाफा हो जाता है। तो जाना आपने कितना महत्वपूर्ण है प्राकृतिक खेती को अपनाना, लेकिन बिल्कुल एक सिरे से नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा करके अगर आप चाहें तो इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे ना सिर्फ खरपतवारों के बारे में बल्कि प्राकृतिक खेती के बारे में भी। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं ज़ायद फसलों में किस तरीके से खरपतवार नियंत्रण आप कर सकते हैं और इसके साथ ही प्राकृतिक खेती जी हाँ किस तरीके से इसकी शुरुआत भी आप कर सकते हैं। जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सतीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत सतीश जी आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सतीश जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ जी, प्रश्न ये है जी कि प्राकृतिक खेती में जो 3 साल का वक्त बता रहे हैं ये जी हाँ जी, प्राकृतिक खेती में जो 3 साल का समय बता रहे हैं जी, इस 3 साल में स्टेप वाइज एक्टिविटी क्या है? 3 साल में क्या करना पड़ता है कि 3 साल कंप्लीट होगा तो प्राकृतिक खेती का सर्टिफिकेट उसको मिलेगा? चलिए बिल्कुल। डॉक्टर पंकज क्या जानकारी देना चाहेंगे आप सतीश जी को? कैसे हम साल दर साल जो है वो जो कृषि कार्य हैं वो हमें करने होंगे? सबसे पहले तो आपको अपने मृदा से लेकर के शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मृदा में जब भी आप एक किसी प्राकृतिक खेती है उसके 4 स्तंभ है, मेनता 5 स्तंभ है। बीजामृत से शुरू करना होगा और ये धीरे धीरे आप जब, क्योंकि इसका प्रभाव आपको शुरू के शुरुआती वर्षों में 2 से 3 सालों में जब आप शिफ्ट कर रहे होते हैं इनऑर्गेनिक से, मतलब आप अकार्बनिक खेती से कार्बनिक खेती की हो, तब आपको इसका प्रभाव शुरुआती दौर में कम होगा, लेकिन आपको ये छोड़ना नहीं होगा। सबसे पहले आपको बीजामृत से शुरू करना होगा, बीजामृत तैयार करके बीजोपचार करना होगा, ताकि आपका जो जरूरत है आगे बीमारी, पौधों में जो बीमारी और कीड़े लगते हैं उसका प्रभाव कम हो सके। उसके बाद आपको जीवामृत भी बनाना होगा। जीवामृत से धीरे धीरे खेतों में सिंचाई करना होगा, उसके पौधों में, फसलों में छिड़काव करना होगा। इसके बाद आपको मल्चिंग पे, क्योंकि जब भी आप अगर फसल लगाते हैं तो उसमें खरपतवार बहुत ज्यादा आते हैं, तो जो प्राकृतिक खेती है उसमें मल्चिंग पद्धति, जो आच्छादन पद्धति है, उसके
द्वारा आप खरपतवार को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें समय लगता है, ये 3 सालों में। तो इसके लिए आप इंटरक्रॉपिंग, जो 2 फसलों, एक फसल है तो एक और दूसरी फसल, जैसे मोनोकॉट, एक मक्का उगा रहे हैं तो उसके साथ कोई दलहनी फसल उगा लें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मृदा का स्वास्थ्य भी बना रहेगा, और जो दो पंक्तियों के, जो फसलों की जो 2 पंक्तियां हैं, उसके बीच में जो खाली जगह पे जो खरपतवार आ जाते हैं वो भी नहीं आ पाएंगे, और इससे आपको डबल फायदा हो सकता है। तो यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल पे हमें आगे बढ़ना होगा। फिलहाल जिस तरीके से लगातार समस्याएं आती हैं, और जब खरपतवार की हम बात करते हैं तो खासतौर से डॉक्टर शर्मा, अभी के समय जो जायद का समय रहता है, कम अवधि में हमारे जो किसान हैं सब्जी फसलें काफ़ी लेते हैं, इनमें भी अलग अलग तरह के खरपतवार आते हैं। इसके बारे में चाहूँगा अगर आप जानकारी दें कि किस तरीके से जो किसान है वो पहचान सकता है कौन सा खरपतवार है, और फिर उस पर उसका नियंत्रण जो है वो आसानी से कर सकें। मुकुल जी, बिल्कुल सही बात है। इस मौसम में जैसे मैंने पहले भी बताया कि 3 प्रकार के मुख्य फसल में खरपतवार आते हैं। घास जाति के खरपतवार हैं, मेरे सामने कुछ खरपतवार रखे हुए हैं जी। अगर उन मैं लूँगा तो जैसे ये सामक है जी, ये खरपतवार जो है काफ़ी इस मौसम में जो जायद की फसलें हैं, हालांकि धान में भी ये काफ़ी आता है जी। तो ये सामक बोलते हैं, समा, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में इकाइनोकोला कोलना बोलते हैं। ये काफ़ी जो है इस मौसम में आता है। इसके अलावा जो है दूसरा घास जाति का खरपतवार है जिसको बोलते हैं मकरा। ये देखिए, इसको इंग्लिश में क्रॉफुट बोलते हैं, जैसे कौवे के जो पैर होते हैं ना जी, उसी के, अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो 4-5 जो है पैर के जो होते हैं पंजानुमा इसकी पहचान होती है। इससे इसको बोलते हैं मकरा। साइंटिफिक भाषा में इसको डेक्टोलेंटिन अर्जिप्टिम बोलते हैं जी। तो ये मुख्य घास जाति के खरपतवार हैं। अब रही चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में आपने देखा होगा ये मकोए है जी। इस पे लाल फल आते हैं, बच्चे कभी कभी खाते भी हैं इसको, मिठास होती है, लाल जो चरमटरी टाइप सी आती हैं जैसे फ्लावर्स हैं। ये मकोए है, ये चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। और जो मुख्य खरपतवार है इस मौसम में उसको बोलते हैं साठी जी। साठी जो है ये है, इसमें सफ़ेद फूल आते हैं, इसके बीज जो है काले होते हैं जी। आप किसी खेत में चले जाइए इस बारी, जो खाली खेत है या फसल लगी हुई है, तो सबसे मुख्य खरपतवार चौड़ी पत्ती वाला साठी है जी। इसको ट्रांथिमा पोर्चुलाकस्ट्रम बोलते हैं, ट्रांथिमा मोनोगाइना। 2 तरीके के होते हैं, एक में सफ़ेद फूल आते हैं, और इसको कई लोग जो हैं सब्जी के रूप में भी प्रयोग करते हैं जी। जिस तरीके से बथुए का शायद इस्तेमाल कर लिया जाता है, जैसे बथुए का यूज़ होता है, बथुआ खरपतवार भी है जी, और उसको सब्जी भी के रूप में भी प्रयोग करते हैं। इसलिए साठी को भी, ये साठी का जो है रोल खरपतवार है जी, लेकिन इसको सब्जी बनाने में प्रयोग करते हैं कुछ लोग, और ये कुछ दवाइयों में भी काम आता है जी। बिल्कुल। तो, लेकिन नियंत्रण की जब इसकी बात हम करते हैं, कैसे नियंत्रण किया जाए, निराई गुड़ाई के अलावा क्या विकल्प? तो इसके लिए अब मैं नियंत्रण के जब बात करूंगा तो सभी खरपतवारों का नियंत्रण एक साथ जी। कुछ और भी हैं उनके बारे में हम चाहेंगे आप जानकारी दें। जैसे ये है, ये छोटी दूधी है, इसके पत्ते छोटे छोटे होते हैं। ये काफ़ी जो है सब्जियों की फसलों में होती है, जहाँ पानी ज़्यादा होता है। सब्जियों की फसलों में मुकुल जी पानी काफ़ी होता है जी, काफ़ी पानी सब्जियाँ लेती हैं, तो जहाँ पानी थोड़ा ज़्यादा होता है वहाँ ये ज़्यादा होता है जी। इसके अलावा आप देखते होंगे कि ये है चौलाई, जंगली चौलाई। जंगली चौलाई है, ये भी काफ़ी इस मौसम में खरपतवार है। और ये है भांग जी। ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। और एक खरपतवार को तो आप लोग सब जानते होंगे जी, जिसको कहते हैं गाजर घास जी, पार्थेनियम। ये देखिए जी, ये पार्थेनियम है, ये देश के हर कोने में पाया जाता है जी। बिल्कुल, कई नामों से इसको बल्कि जाना भी जाता है। गाजर घास, कैरेट ग्रास, और जो पार्थेनियम हस्टेरोफोरस का साइंटिफिक नेम है जी। तो ये बहुत हानिकारक है। ये 12 महीने उगता है, और इसको हाथ लगाने से, जैसे मैंने ये एक हाथ में ग्लव्स ले रखा है, तो इससे कई लोगों को एलर्जी भी हो जाती है जी। बिल्कुल। और अगर जानवर खा लें, पशु जो खा ले, तो इसमें हे फीवर हो जाता है जी, उसमें बीमारी हो जाती है, उसको बुखार आ जाता है। तो जानवर इसको खाते नहीं है, लेकिन गलती से कभी जंगल में खाते हुए खा सकते हैं, तो उससे ये उसको काफ़ी नुकसान होता है। बेहद ही घातक ये देखिए कि जो हमारा खरपतवार है, इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इस बारे में आपसे मैं जानकारी लूंगा। लेकिन एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं पहले। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ सर। हेलो
हाँ जी जी रामगोपाल जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं आप? ये तो मेरे क्षेत्र में पथरीली इलाका पहाड़ी क्षेत्र में है जी, तो कौन सी फसल बोए तो अपने मेरे को लाभ मिलेगा? नीमच मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं और जानना चाह रहे हैं कि कौन सी फसल ली जा सकती है जिससे इनको अच्छा लाभ मिल पाए। डॉक्टर पंकज, क्या विकल्प आप इनको यहाँ पर सुझाव देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनसे एक बार जानना चाहता हूँ कि उनकी जमीन किस प्रकार की है। अगर आप ऊपरी भूमि है तो आपको बागवानी फसलों में इंटरक्रॉपिंग लेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर निचली भूमि है तो आपको उसके अनुरूप फसल का चुनाव करना पड़ेगा। हेलो, कि जिस तरीके से लगातार हमारी जो स्थिति किसान के सामने रहती है, जिस तरीके से हमारी मिट्टी है उसका स्वास्थ्य बना हुआ है, उसके अनुसार अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार जो किसान हैं वो फसलों का चयन करते हैं और आमतौर पर जायद की जब फसलें ली जाती हैं तो उसमें खरपतवार भी कई आ जाते हैं, जिनके बारे में भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, आप हमें बता रहे थे अलग अलग खरपतवारों के बारे में और इनका जो नियंत्रण है वो किस प्रकार शुरू किया जा सकता है। मैं पहले नीमच के किसान हैं, इनके जो प्रश्न पे थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। जी बिल्कुल। ऐसा होता है कि जब हम कोई किसी फसल का चुनाव करते हैं कि हमें कौन सी फसल बोनी चाहिए, तो किसान को देखना चाहिए उसको किस फसल से सबसे ज़्यादा लाभ होता है जी, और लाभ का निर्भर होता है कि उसकी मार्केट कैसी है, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है और उसकी मार्केट कितनी है, उसकी डिमांड कितनी है जी। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम कोई सब्जी लगाते हैं, लेट लगाते हैं, लेट में जो किसान को मुनाफा नहीं मिलता, लेकिन अर्ली सोइंग कर देंगे, अर्ली प्लांटिंग कर देंगे टोमेटो की या वेजिटेबल की, तो उसको प्राइस मैक्सिमम हाईएस्ट मिलेंगे जी, तो उसकी इनकम बढ़ेगी। तो उसका चुनाव जमीन किस तरीके की है, मिट्टी कैसी है, उसकी डिमांड कैसी है, उसकी मांग बाजार में कैसी है, बाजार कितनी दूर है, तो ये सब इन पहलुओं पर अगर नीमच के किसान प्रकार अपना सोचेंगे तो वो अच्छा चुनाव कर पाएंगे। चलिए बिल्कुल। अब रही बात खरपतवार नियंत्रण की जी, जैसे मैं बता रहा था, गाजर घास एक खरपतवार है जो बहुत जहरीला है, पशुओं के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी, और फैलता भी ज्यादा है, फैलता भी। और तीसरी प्रकार का खरपतवार जिसकी मैं बात करता था ये है मोथा जी। मोथा जाति का खरपतवार जो है इस टाइम बहुत होता है। इसकी जड़ों में जो है ये देखिए काफी गांठें होती मोटी मोटी, जिसमें खाना इसका कई सालों तक स्टोर रहता है जी, यानी जो हमारी फसल को पोषक तत्व मिलने चाहिए वो इनके पास चले जाते हैं। हाँ जी। तो इनके नियंत्रण करने के लिए हर फसल के लिए अलग हर्बिसाइड होता है, हर अलग फसल के लिए अलग शाकनाशी होता है। कोई भी शाकनाशी हम एक नहीं कह सकते कि इस शाकनाशी का प्रयोग कीजिए और सब फसलों में डाल दीजिए जी। हर फसल के लिए अलग है। जैसे अब इस मौसम में किसान भाई वेजिटेबल लगाते हैं, सब्जियों की जो है भरमार होती है, भिंडी भी लगी होती है, टमाटर भी हैं, बैंगन भी हैं, कई तरह की सब्जियां लगी होती हैं। सब्जियों के अंदर जो है जैसे भिंडी है, बैंगन है, टमाटर है, उसमें जब आप फसल लगाएंगे या पौध लगाएंगे, पौध लगाने से पहले आप जो है एक दवाई आती है जिसका नाम है पेंडिमिथिलिन। पेंडिमिथिलिन दवाई बाजार में कई नामों से बिकती है और उसकी जो है 1 किलो मात्रा आप लें, शुद्ध जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, सक्रिय तत्व होता है, और जो है 500 लीटर पानी में उसका घोल बना करके जो है रुपाई करने से एक दिन पहले या रुपाई करने के उसी दिन रुपाई जब हुई है तो आप उसका समान रूप से शाकनाशी का प्रयोग करके सब्जियों में, विशेषकर टमाटर में, बैंगन में, भिंडी में आप जो है खरपतवार नाशी का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब रही बात दूसरी फसलों की जो बेल वाली फसलें हैं, बेल वाली फसलों में भी आप पेंडिमिथिलिन का दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब अगर बेल फैलना शुरू हो गई है तो उसमें जो है आप पेंडिमिथिलिन का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर एक लाइन से दूसरी लाइन जो बेल वाली फसलें हैं उनमें जगह काफ़ी है तो खाली जगह में आप जो है एक दवाई आती है ग्लाइफोसेट, उसको प्रोटेक्टेड शील्ड लगा करके नोजल के साथ एक शील्ड आती है जिससे वो उसका संपर्क फसल के पौधे से ना हो और बीच में जो खाली जगह है उस पर आप छिड़काव करेंगे तो खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। लेकिन विशेषकर किसान भाइयों को ध्यान रखना है, जब ग्लाइफोसेट नामक दवाई का प्रयोग करें तो जो नोजल है फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करें। नोजल के साथ वुड आती है जो केवल दवाई को खाली जगह पर ही जहाँ खरपतवार है वहीं डलती है, उसका विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से किसान भाई जो हैं अच्छी तरीके से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से बेहतर तरीके से आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर पंकज जानना चाहेंगे आपसे, लगातार जो किसान हैं ना सिर्फ जो खाद है उसका इस्तेमाल अंधाधुंध मात्रा में करने लगे हैं, या रसायनों का भी जो इस्तेमाल है वो लगातार काफ़ी मात्रा में किया जाता है। ऐसे में किस तरह की एक चुनौती भी सामने है किसान के सामने, अगर वो प्राकृतिक खेती की तरफ रुख करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत करें पहले कदम की ओर? सबसे पहला कदम तो, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या किसानों को होती है अगर खेत में फसल लगी है और उसमें कीट बीमारी लग जाती है या कीट पतंग का प्रभाव हो जाता है, तो उसको लिए वो सोचते हैं कि सबसे डायरेक्टली हम सीधा का सीधा दवाई लेके आ सकते हैं बाजार से और उसको छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक खेती में भी इसका उपचार है। जैसे आपने सुना होगा आग्नेयास्त्र, अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र, 10 पर्णी अर्क, और ये इस तरह के जो बहुत सारे जो स्रव, बहुत सारे जो लिक्विड हैं या तरल पदार्थ हैं, इसको हम घर पे भी गोमूत्र और गाय के गोबर की सहायता से, नीम के और लहसुन, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट, इस तरह के मिश्रण को तैयार करके और हम उसको पौधों में लगा सकते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से जो तैयार होगा वो देखिए कितना लाभकारी आपके लिए हो सकता है। आगे भी आपसे डॉक्टर पंकज जानकारी लेंगे। फिलहाल एक और दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ उत्तराखंड से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं भुवन जी? एक्चुअली ये है कि हम लोग जो खेती करते हैं ये प्राकृतिक खेती होती है, यहाँ पे पहाड़ी एरिया है जी। सारी, तो इसमें दिक्कत ये आती है कि हम कितनी बार भी निराई गुड़ाई करें उसके बाद भी खरपतवार इसमें उगती रहती है। अब मान के चलिए कि इस टाइम हमारे यहाँ सोयाबीन लग रहा है, मिर्च लग रही है, ये सारी खेतियां हो रही हैं, तो इसमें जितनी करते रहे तो इसका सॉल्यूशन जानना था कि ऐसा कोई उपाय है कि जिससे कि हम कम, जैसे 3-4 बार गुड़ाई करते हैं उसके बाद भी उसमें खरपतवार उगती रहेगी। जी, किस तरीके से डॉक्टर शर्मा ये समस्या खत्म हो पाएगी? आप भुवन जी, पहाड़ी क्षेत्रों में एक तो जो खेत का साइज होता है वो छोटा होता है। जब खेत की जो लैंड होल्डिंग है वो छोटी है तो उसमें आप पूरे एरिया में, जैसे आपके यहाँ कहते हैं कि भाई प्राकृतिक खेती है, अगर आप रसायन का प्रयोग नहीं करेंगे तो निराई गुड़ाई एक माध्यम है जिससे आप खरपतवार निकाल सकते हैं। जी, जैसे मैंने पहले बताया कि आपका खेत है, खेत में फसल बोने से पहले आप एक बारी उसमें हल्का पानी लगा दो और 10 दिन के लिए छोड़ दो। 10 दिन में क्या होता है, जो खरपतवारों के बीज होते हैं ना ऊपरी सतह में, वो जम जाएंगे, फिर आप जुताई से उसको मार दो। तो इसका मतलब जो है, आपके अगर खेत में फॉर एग्जांपल 100 सीड हैं, आपने 100 सीड को उगाया और जुताई से मार दिया, तो अगली बारी जब फसल लगाएंगे तो वो 100 सीड आपके नहीं जमेंगे। इसका मतलब 100 खरपतवारों को आपने पहले ही मार दिया फसल के लगाने से पहले। तो ये तरीका है। अगर आप खरपतवारनाशी या हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी फसल उगाओ जो जल्दी उगती हो और जो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में कम जगह घेरे, जिससे खरपतवारों को कोई उगने का चांस ना मिले। और इसके साथ साथ देखिए फसल चक्र अपनाना बेहद ज़रूरी रहता है, जिससे आपको इस तरह की जो समस्याएं हैं वो आपके सामने ना आए। आगे भी हमारा ये जानकारी का सफ़र जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकने का और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना।
अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं खरपतवार नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं और प्राकृतिक खेती के बारे में। फिलहाल हमारे साथ दीपक जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका दीपक जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो दीपक जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको हमारी? संपर्क फिलहाल हमारा यहाँ दीपक जी के साथ नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर पंकज, आपका रुख करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपने बताया शुरुआत में, जब हम जीवामृत की बात करते हैं, बीजामृत की बात की जाए या अग्न्यास की हम बात करें, तो ये जो अलग अलग तरीके से प्राकृतिक खेती को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं, हमारे पास जो और कारक हैं, इनके लिए क्या जो किसान है सब चीज़ें घर से ही तैयार कर सकते हैं? ज्यादातर जो भी प्राकृतिक खेती के लिए जो जरूरत के सामान होता है वो सब किसानों के घर में ही उपलब्ध है। और अब ये नया बाजार बनने जा रहा है। अब ज्यादातर जहाँ पे किसान, जो कि बहुत सारे जो बाजार में दुष्कृत या दूषित दवाइयां आ रही है, जैसे कंपनी के नाम पे लेवल कुछ और पानी जैसा रह जाता है और किसान उससे ठगा महसूस कर रहे हैं, तो ये किसानों की अब जरूरतें बनती जा रही है। और ये 100% आप अपने 100% आप अपने इसे घर में तैयार कर सकते हैं। सिर्फ रीजन इसमें इसको नहीं अडॉप्ट करने का या नहीं अपनाने का सिर्फ कारण एक ही है, क्योंकि ये बल्कि होता है। मतलब इसको आपको बहुत अच्छा, बहुत आसान लगेगा जब आप 500 ml की डिबिया है जो कि खरपतवार नाशक या कीटनाशक आप लेके आसानी से बाजार में लेके आ सकते हैं, लेकिन वही 200 लीटर बड़े ड्रम में आप बीजामृत या अग्न्यास्त्र या ब्रह्मास्त्र या 10 परनियर इसको तैयार करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। परंतु अगर किसान सामूहिक रूप से अगर इसको अपनाने का कोशिश करे, 10 किसानों का एक समूह बन जाए और वो लोग आपस में एक जगह तैयार कर ले और अपने फसलों में इस्तेमाल करें, तो इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। जी बिल्कुल। तो देखिए, किसान अगर एकत्रित होकर करें तो जाहिर तौर पर अच्छा परिणाम मिलेंगे, और इसी के लिए सरकार प्रयास कर रही है। एफपीओ के गठन का भी एक लक्ष्य है, 10,000 एफपीओ का गठन हो सके, और इस दिशा में काफ़ी तेज़ी के साथ हम आगे भी बढ़ रहे हैं। यहाँ डॉक्टर शर्मा, आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी डॉक्टर पंकज भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो रसायन आते हैं उनसे काफ़ी हानि पहुँचती है, तो इसकी जो मात्रा है, जबकि हमारे किसान जो हैं शाकनाशी खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करते हैं, उसकी मात्रा का उनको कैसे ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर किसान सिर्फ खरीद के लिए आते हैं बाजार से, लेकिन वो उसकी मात्रा कितनी रखनी है उसकी जानकारी उनको नहीं हो पाती। देखिए मुकुल जी, जब भी किसान भाई कोई भी शाकनाशी खरीदते हैं तो उनको जब जिस दुकान से खरीदते हैं उस दुकान से उनको बिल लेना चाहिए जी, क्योंकि मार्केट में ये कई बार सुना गया है कि कई स्पूरियस मटेरियल आते हैं, नकली दवाइयाँ मिलती हैं, तो अच्छी ओरिजिनल दवाई के लिए उसको बिल लेना जरूरी है और अच्छी दुकान से अच्छी कंपनी का वो रसायन खरीदे जी, पहली बात। उसके बाद जो है उसको जिस क्षेत्र में छिड़कना है, जिस एरिया में छिड़कना है, उसके हिसाब से उसका जो मापदंड करना चाहिए, जिसको हम रिकमेंडेड डोज ऑफ हर्बिसाइड कहते हैं, कि भाई जैसे मैंने अभी पेंडिमिथिलिन का बताया 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट 2.5 एकड़ के लिए जी, तो वो मात्रा निर्धारित करे, उसका माप तोल अच्छे ढंग से करे। उसके बाद जो स्प्रे मशीन है उसमें पानी की मात्रा जो हम बताते हैं 500 लीटर जो है वो उसका माप अच्छी ढंग से करे, उस दवाई को अच्छी ढंग से मिलाए। और देखिए, हमने सब काम अच्छे किए हैं, लेकिन हमने जो समय दवाई छिड़कने का वो सही नहीं है। हवा तेज चल रही है, बारिश का मौसम है, उसमें अगर दवाई किसान ने डाल दी तो वो दवाई जो है उसको पूर्ण लाभ किसान को नहीं मिलेगा। दवाई जैसे डाली और बारिश हो गई तो सारी दवाई धुल करके ना खेत से बाहर निकल जाएगी और खरपतवार नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर कई किसान कहेंगे कि भाई दवाई खराब थी। नहीं जी, आपने समय जो दवाई छिड़कने का है वो सही नहीं चुनाव किया। दूसरी बात, जब दवाई छिड़कते समय किसान भाई कभी कभी क्या होता है, 1 एकड़ में जो है आध घंटे में 1 घंटे में छिड़क देते हैं, कभी 1 एकड़ में वो 2 घंटे लगा देते हैं। तो आदमी जो छिड़कता है उसकी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी, और उसका जो नोजल होता है
हम हमेशा कहते हैं कि फ्लैट फैन नोजल यूज़ कीजिए। और जब छिड़कते समय अगर फसल बो रखी है, कल बोई है, आज हम दवाई छिड़क रहे हैं तो खेत खाली है, खेत में स्पीड नॉर्मल होनी चाहिए। और दवाई का नोजल है, नोजल का और ज़मीन का जी फासला 45 से 50-60 सेंटीमीटर तक का ही होना चाहिए। कभी कभी किसान आपने देखा होगा कि अपनी जो है अपने शरीर के जो पैर हैं उनके ऊपर से स्प्रे करता है और छिड़कता जाता है जी। वो गलत है। उससे दवाई समान रूप से खरपतवारों पर नहीं गिरती है, जिसके कारण खरपतवार नहीं मरते हैं जी। और क्या इससे जो किसान है उनकी सेहत को भी कुछ नुकसान पहुंच सकता है? बिल्कुल। जब हम रसायन कहते हैं किसी चीज़ को, तो रसायन इनकी प्रकृति जहरीली होती है जी। ये अगर मनुष्य के संपर्क में आ जाएं या किसी जानवर के संपर्क में आ जाएं तो ये हानिकारक होते हैं, इनसे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो जो भी किसान भाई दवाई का छिड़काव करें, चश्मे पहन के करें, अपना शरीर को पूरा कवर करके करें, और जो है जब हवा का बहाव बहुत कम हो, शांत हो जी, सुबह के टाइम 11 बजे के आसपास छिड़काव करें, जिससे दवाई का छिड़काव उसके शरीर से कांटेक्ट ना हो। और दूसरी बात, जब छिड़काव ख़त्म हो जाए तो अच्छी तरह अपने शरीर को धोएं, नहा लें, और जो खाली डिब्बा है दवाई का उसको इधर उधर ना फेंकें, उसको या तो ज़मीन में गाड़ दें या जला दें। और जो स्प्रे मशीन है उसको अच्छी तरह धोकर रखें, जिससे कोई दुर्घटना ना घटे। चलिए, बिल्कुल इस बात का देखिए आपको ख्याल रखना होगा जब आप इस्तेमाल करते हैं खरपतवारनाशी को। फिलहाल हमारे साथ बलवंत सिंह जी जुड़े हैं होशियारपुर पंजाब से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं बलवंत जी? मैं पूछना चाहता था कि ये ऑर्गेनिक जो खाद है जी, लिक्विड, वो बाजरा, जैसे बाजरा है, चारा, हरा चारा, बाजरा या ज्वार है, उसके ऊपर डाल सकते हैं? चलिए बिल्कुल। डॉक्टर पंकज जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? जरूर डाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल अगर आप चारे के लिए यूज कर रहे हैं तो आप इसको पटवन के रूप में, जब भी पानी अगर डालते हैं तो उसमें ये ऑर्गेनिक जो जीवामृत है, आप इसको पटवन के पानी के साथ इसको मिश्रित करके डाल दीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और ये पशु के लिए भी ज्यादा लाभकारी होगा। आप अगर इसका छिड़काव करना चाहते हैं तो मैं जब आप चारा काटने से 3-4 दिन पहले फिर इसका छिड़काव कर सकते हैं, ताकि जो चारा हो वो शुद्ध हो। आप बेशक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर पंकज, और आप यहाँ खास तौर से बात कर रहे थे जो एकीकृत कृषि मॉडल अपनाने की जब बात कही जाती है, तो जिस तरीके से किसान अलग अलग फसलें लेते हैं, तो क्या ये भी ज़रूरी कि ना सिर्फ जो आज के समय को देखते हुए किसान जो है कोशिश तो करते हैं कि रसायन मुक्त खेती कर पाएँ, लेकिन सामान्य तौर पर जो खेती कर रहे हैं उसके साथ साथ वो प्राकृतिक खेती की भी शुरुआत कर सकें, भले ही एक छोटे हिस्से में करें? हाँ जरूर। शुरुआत तो सबसे पहला कदम तो पहला स्टेप तो आपको छोटे हिस्से से ही करना होगा। जब तक किसानों को विश्वास नहीं होगा कि ये प्राकृतिक खेती भी अकार्बनिक खेती जितना ही प्रभावशाली है, हम इसको पूरी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आज से 60 साल पहले जब ये दवाएं नहीं थी, तब भी कीटनाशक थे, तब भी कीट थे, तब भी बीमारियां थी फसलों में, तब वो वैदिक पद्धति से ही इसका उपचार किया करते थे और ये किसानों और खाने के लिए बहुत उपयोगी हुआ करता था। हम देखते हैं कि हमारे जो पुराने जो लोग हैं उनकी उम्र, औसतन उम्र बहुत ज्यादा होती है और हम उस उम्र की कल्पना भी अभी नहीं कर पा रहे हैं और नहीं सोच पा रहे हैं। परिणाम सिर्फ यही है कि अगर हम पुनः वैदिक की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, परंपरागत की तरफ बढ़ेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। जी बिल्कुल, तभी ये संभव हो सकेगा। और हालांकि यहाँ तो अभी डॉक्टर पंकज जो हम इंसानों की उम्र की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ डॉक्टर शर्मा अगर खरपतवार की उम्र की हम बात करते हैं तो लगातार हम देखते हैं कि किसान परेशान हो जाता है, लगातार वही एक खरपतवार जो है उनको परेशान करते रहते हैं। इस बारे में आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रवीण जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? अभी कपास लगाना था सर जी। कपास लगाने, कपास जी, उनको खरपतवार कौन सा चलेगा कपास में? चलिए, कपास में कौन सा खरपतवारनाशी की आवश्यकता लगेगी? परवीन जी, आप महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में कपास बहुत लार्ज क्षेत्र में लगाई जाती है। कपास लगाने के बाद जब कपास उगने से पहले एक दवाई आती है पेंडिमिथिलिन, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। पेंडिमिथिलिन दवाई डाल दीजिए और जो है पेंडिमिथिलिन की 1 किलो मात्रा प्रति हेक्टर, मतलब जो शुद्ध मात्रा है, एक्टिव इंग्रेडिएंट सक्रिय तत्व जो है, पेंडिमिथिलिन का 1 किलो लीजिए और जो है 2.5 एकड़ के लिए 500 लीटर पानी का घोल बना करके मक्का का बीज लगाने के 1 या 2 दिन बाद उसको छिड़काव कर दें समान रूप से जी, जिससे आपके खरपतवार
उगेंगे ही नहीं। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम अभी यहाँ मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा था कि लगातार 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष तक भी एक ही जो खरपतवार है बार बार किसान की फसल में आता है, और कहीं कहीं किसान की मजबूरी हो जाती है कि वो 2 या उससे ज़्यादा फसलें ले नहीं पाते। गेहूँ या धान का ही फसल चक्र चलता है, या गेहूँ या गन्ने की फसल जो है लगातार किसान लेते हैं। ऐसी अवस्था में क्या विकल्प बचता है? देखिए मुकुल जी, आप ये चाहें कि खेत से खरपतवार हमेशा के लिए दूर हो जाएं, ये असंभव है। लेकिन हमको मैनेजमेंट करना है, खरपतवार को कंट्रोल नहीं करना, खरपतवार का वीड का मैनेजमेंट करना है, जिससे उसका असर जो है हमारी फसलों में कम हो। और अगर खरपतवार उगते हैं तो अगर लास्ट स्टेज पे उग जाए, जिससे फसल भी बढ़ जाए, तो खरपतवार छोटे उगेंगे तो वो ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते। लेकिन खरपतवार की जो नियंत्रण है, उसकी क्रांतिक अवस्था जो फसल की है, जैसे मान लो अभी आपकी मूंग है, मूंग के अंदर फसल में जब मूंग 15 दिन से अगर 40 दिन तक के बीच में अगर आपने खरपतवार नियंत्रण कर लिया तो आपको नुकसान ना के बराबर होगा। जो 40 दिन पे अगर मूंग की फसल में कोई खरपतवार उगता है तो वो नुकसानदेह नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं लेकिन अगर ये समय बीत गया तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर इस अवस्था में आपने खरपतवारों को उगने दिया और फसल के साथ उसकी प्रति जो है कंपटीशन रहा तो वो नुकसान देगा। तो देखिए, जो खरपतवार हैं वो मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, और उसी वजह से लगातार हम देखते हैं जो पोषक तत्व की आवश्यकता फसल को होती है वो खरपतवार के पास चली जाती है, जिस वजह से लगातार उनकी वृद्धि जो है वो होती रहती है। लेकिन जैसा डॉक्टर शर्मा ने हमें बताया कि पूरी तरीके से इनको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन रोकथाम ज़रूर हो सकती है, नियंत्रण आप ज़रूर इनका कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सही जानकारी को जानना बेहद ज़रूरी, और वही जानकारी आप तक लगातार हम पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से आप खरपतवारों की रोकथाम कर सकते हैं, कैसे उन पर नियंत्रण कर सकते हैं, और इसके साथ ही प्राकृतिक खेती। और यूँ अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती की, जो कि एक प्रयास है हम रसायन मुक्त खेती जो है उसको और बेहतर तरीके से कर सकें। डॉक्टर पंकज, इस बारे में आपसे जानकारी हम लेना चाहेंगे। ना सिर्फ रसायन मुक्त खेती बल्कि इसके साथ साथ अच्छी गुणवत्ता जो है वो किसानों को मिल पाती है प्राकृतिक खेती करके, लेकिन आवश्यकता यहाँ पर पशुपालन की भी रहती है। तो कैसे दोनों ही कृषि और पशुपालन जो है इनका सामंजस्य जो है एक किसान की आमदनी को बढ़ा सकता है? ज्यादातर किसान सभी लोग ये पशुधन और फसल ये दोनों को ही अपनाते हैं, क्योंकि छोटे किसान को
आय के लिए जो साधन होते हैं वो सीमित साधन होते हैं। अगर आप फसल लगाते हैं तो ये 3 से 4 महीने समय लेता है आपको आमदनी देने के लिए। लेकिन जो पशुधन होते हैं ये ना कि आपके न्यूट्रिशनल जो पोषक तत्व की जरूरतें हैं उसको पूरा करते हैं, बल्कि ये रेगुलर आय, नियत सतत आय किसानों को देते हैं। तो हर किसान के पास, ज्यादातर जो छोटे और मंझोले किसान हैं, उनकी आय की एक स्रोत ही है पशुधन। और ये उनके जो गोमूत्र और जो अवशेष होते हैं, जैसे गोमूत्र या गोबर हो गए, इसका वो सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। इसके कारण वो अभी, क्योंकि हम लोग अब धीरे धीरे खेती में लेबर जो एक बहुत बड़ी समस्या है वो धीरे धीरे कॉस्टली होते जा रही है। तो इसके कारण हम लोगों को ऐसे ही रेडीमेड सॉल्यूशन पे डिपेंड करना पड़ता है, जिसमें कि कम आदमी की आवश्यकता हो, कम संसाधन की आवश्यकता हो और हमारा प्रयास सफल हो जाए। तो इसके लिए हमें लगता है कि आपको एकीकृत खेती, जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ना कि सिर्फ फसल, आपको फलदार पौधे, मछली, ताकि आप पानी अपने यहाँ ही संचय कर सकें और जमीन से पानी को कम निकाल सकें, पशुधन और मधुमक्खी पालन, ये सभी को एकीकृत करेंगे तब आपको संपूर्णतः लाभ मिलेगा खेती से, जिसको पूर्ण व्यवसाय का दर्जा वैदिक खेती में दिया गया था। जी बिल्कुल। तो देखिए, IFS मॉडल अपनाने की आवश्यकता आज के समय में। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक हैं जो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, मंदसौर से अंतर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो अंतर सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मंदसौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश हम कर रहे हैं इनकी आवाज जो सर, मैं 1 बीघे की मिर्च करना चाहता हूँ। आप मिर्च की खेती करना चाहते हैं प्राकृतिक रूप से? हाँ, मिर्च की खेती करना चाहता हूँ। चलिए, बिल्कुल, मिर्च की ये खेती करना चाहते हैं प्राकृतिक रूप से। डॉक्टर पंकज, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप इन्हें? सबसे पहले तो बीजामृत से शुरू करें। ये तो बहुत ही अच्छी पहल होगी अगर वो किसान, अगर मेज की, मक्का की खेती अगर वो प्राकृतिक रूप से करना चाहते हैं, बीजामृत से शुरुआत करें और खेत में जो पानी डालें करना चाहते हैं जीवामृत डालें और उसके बाद अपने घर पे वो कम से कम, क्योंकि जो मक्के की पौधे हैं उसमें बीमारी भी लगेगी और कीड़े भी लगेंगे। डॉक्टर पंकज, मक्का की तो बात हमने की, लेकिन जो दर्शक थे हमारे वो मिर्च के बारे में जानना चाह रहे हैं, हरी मिर्च की खेती। जी ओके, इसमें भी वही है, यही इसी से प्राकृतिक खेती की परंपरा ही यही है कि आपको बीज उपचार यानी बीजामृत से शुरू करना है, जीवामृत पटवन के माध्यम से, जो सिंचाई के माध्यम से उसको देना है। और अगर खरपतवार नियंत्रण हो तो उसके लिए आच्छादन, जिसको हम मल्चिंग कहते हैं, या तो लाइव मल्चिंग कर सकते हैं या तो बायोमास मल्चिंग, जो कि जंगल से या कोई पौधा लगा लें, ताकि जो 2 पौधे के बीच के जो खाली जमीन है उस पे कोई घास ना हो और हमारा खरपतवार नियंत्रण करने में कम समय लगे और कम खर्च लगे। और उसके बाद आपको अगर बीमारी या कीड़े का नियंत्रण करना हो तो उसके लिए 10 पर्णी, अर्क, अग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सब आप अपने घर पे तैयार करें। इसकी विधि नेट पर भी उपलब्ध है, विधि किसान। चलिए, बिल्कुल। तो यानी इसके जरिए भी देखिए जो किसान है उनकी लागत बच सकेगी। फिलहाल डॉक्टर पंकज, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो डॉक्टर पंकज जी हम बता रहे थे प्राकृतिक खेती के बारे में, और इसके साथ साथ जब डॉक्टर शर्मा हम आपसे जानकारी ले रहे थे खरपतवार नियंत्रण को लेकर, लेकिन क्या ये हम संभव मान सकते हैं डॉक्टर शर्मा कि खरपतवार का जो नियंत्रण है वो ज़रूर किया जा सकता है, भले ही उन्हें खत्म ना कर पाए हम? बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ एक किसान भाइयों को बताऊंगा जी कि देखिए, खरपतवार आपके खेत में नहीं उगेंगे, आप थोड़ा सा स्टार्टिंग से ध्यान रखेंगे कि किसी खरपतवार का बीज ना बनने दें। जी, खरपतवार की उत्पत्ति ही बीज से होती है, और बीज अगर आपके खेत में ज्यादा है खरपतवार के, तो आपको खरपतवारों का नियंत्रण करने में दिक्कत आएगी और काफी खरपतवार आपके होंगे। एक कहावत है, 1 ईयर सीडिंग इज 7 ईयर वीडिंग। जी, अगर आपने खरपतवारों के बीजों को 1 साल अपने खेत में जमने दिया और उनको गिरने दिया, तो आपको 7 साल तक उसमें खुरपी चलानी पड़ेगी खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए। तो इसलिए जरूरी यही कि समय का आप ख्याल रखें, समय से उसका नियंत्रण करें, जिससे आने वाले बीज समय ना में बनने दें। जी, खेत में खरपतवारों का नियंत्रण करें उनके बीज बनने से पहले, जी, जिससे बीज ना गिरे खेत में और अगले साल के लिए समस्या पैदा ना करें। चलिए, बिल्कुल इस बातों का ख्याल रखना होगा। यहाँ डॉक्टर राजीव शर्मा, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। तो जाना आप सभी ने किस तरीके से ना सिर्फ आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, बल्कि प्राकृतिक खेती भी कर सकते हैं। अब चलिए हमारा जो अगला विषय रहेगा उसके बारे में आपको जानकारी हम दे दें। हमारा अगला विषय रहेगा खासतौर से जो फूलों की खेती हमारे किसान करते हैं, कटाई उपरांत
किस तरीके से उनका रखरखाव करना और उसका मूल्य संवर्धन वो कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको जानकारी हम देंगे मशरूम की खेती के बारे में भी। तो जाना आपने विषय हमारे अगले, और आपको बता दें अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लीजिए। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए फेसबुक पर जाकर आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर इस QR कोड को स्कैन करके। तो आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। संघर्ष